उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2004 का चैप्टर 1 आज पढ़ा जाएगा। चैप्टर 1 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नाम, विस्तार और उसकी शुरुआत के बारे में, संहिता के लागू होने के बारे में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की परिभाषा में दिया है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का लागू होना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंध अध्याय 8 और 9 को छोड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और अध्याय 8 और 9 ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उसके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार। जहां उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का संपूर्ण या कोई उपबंध विस्तारित कर सकती है। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए, वहां उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबंध जो इस प्रकार लागू किए गए उपबंधों से असंगत हों, निरसित हुए समझे जाएंगे। राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा 1 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, रूपांतरण या परिवर्तन कर सकती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है आबादी या ग्रामीण आबादी। आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों यथा सहन व हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिए किया जा रहा हो, या जिसे एतत्पश्चात ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया हो या किया जाए। कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन भी है। तीसरी परिभाषा है कृषि श्रमिक। कृषि श्रमिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम से है। चौथी परिभाषा है बैंक। बैंक का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश के साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 में उसके लिए दिया गया है। पांचवी परिभाषा है भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28 का के अधीन गठित किसी भूमि प्रबंधक समिति से है। छठवीं परिभाषा है परिषद। परिषद का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित या गठित समझे जाने वाले राजस्व परिषद से है। अगली परिभाषा है पूर्त संस्था। पूर्त संस्था का तात्पर्य किसी पूर्त प्रयोजन के लिए गठित किसी अधिष्ठान, उपक्रम, संगठन या संघ से है और उसके अंतर्गत कोई निर्दिष्ट विन्यास भी है। आठवीं परिभाषा है कलेक्टर। कलेक्टर का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और उसके अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे का उक्त धारा की उपधारा अर्थात धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन कलेक्टर के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर। अगली परिभाषा है संचित गांव निधि। संचित गांव निधि का तात्पर्य धारा 69 के अधीन गठित संचित गांव निधि से। 10वीं परिभाषा है परिवार। किसी भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य यथास्थित स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति, अवयस्क पुत्रों और विवाहित पुत्रियों से भिन्न अवयस्क पुत्रियों से है। परंतु जहाँ प्रश्न किसी भूमि के अंतरण से संबंधित हो और अंतरिति अवयस्क हो, वहाँ पद परिवार के अंतर्गत ऐसे अवयस्क के माता पिता होंगे। अगली परिभाषा है बाग भूमि। बाग भूमि का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग से है जिसमें इस प्रकार वृक्ष लगे हों कि वे किसी भूमि को या उसके किसी समुचित भाग को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने से रोकते हैं या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे, और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष एक बाग का रूप धारण करेंगे। अगली परिभाषा है जोत। जोत का तात्पर्य एक भू खातेदारी, एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से है। किसी जोत के संबंध में सुधार। ये अगली परिभाषा है सुधार का। किसी जोत के संबंध में सुधार का तात्पर्य ऐसे किसी संक्रम से है जिससे जोत के मूल में भौतिक रूप से अभिवृद्धि होती है और जो उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो, और जो यदि जोत पर निष्पादित न किया जाए उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से संपादित किया जाता हो या संपादन के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद बनाया जाता हो और पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन उसके अंतर्गत निम्नलिखित संक्रम भी हैं। कृषि प्रयोजनों के लिए जल का भंडारण, आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल प्रणालियों, तटबंधों का निर्माण और अन्य कार्य। भूमि के जल निकास हेतु बाढ़ या जल से भूमि के कटाव या अन्य छत से भूमि की रक्षा हेतु निर्माण कार्य। वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, घेराबंदी करना, समतल अथवा सीढ़ीदार बनाना। आबादी या नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जोत के आसपास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद प्रयोग या अध्यासन के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण। पूर्वोक्त संक्रमणों में से किसी संक्रम का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या उसका परिवर्धन। अगली परिभाषा है भूमि। भूमि का तात्पर्य अध्याय 7 और 8 और धारा 80, 81 और धारा 136 के सिवाय ऐसी भूमि से है जो कृषि से संबद्ध प्रयोजनों के लिए धृत या अध्यासित हो। अगली परिभाषा है भूमिधारक। भूमिधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिससे लगान देय हो या देय होती हो यदि कोई अस्पष्ट या विवक्षित संविदा न होती। अगली परिभाषा है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय का तात्पर्य निम्नलिखित प्राधिकारियों में से सभी या किसी प्राधिकारी परिषद और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से है। अगली परिभाषा है राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी का तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक से है। अगली परिभाषा है उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी का तात्पर्य तहसील के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर से है। अगली
अगली परिभाषा है टोंगियोरोपोनी। टोंगियोरोपोनी का तात्पर्य ऐसी वन रोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण किसी फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है, जिसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है। अगली परिभाषा है गांव। गांव का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो चाहे घना हो या नहीं। तत्संबंधी जिले के राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और उसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित करे। अगली परिभाषा है गांव शिल्पी। गांव शिल्पी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले परंपरागत औजारों, उपकरणों और अन्य सामानों या वस्तुओं का निर्माण या मरम्मत है, और उसके अंतर्गत बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची या कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतः किसी गांव में अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपनी जीविका का अर्जन करता है। अगली परिभाषा है गांव में शब्द और पद। गांव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में उनके लिए दिए गए हैं। अगली परिभाषा है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष का तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो कैलेंडर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से आरंभ होकर जून के 30वें दिन पर समाप्त होता है। इसे फसली वर्ष भी कहा जाता है। अगली परिभाषा है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का तात्पर्य जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो, उक्त आस्थान या उसके किसी भाग के स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध के पट्टेदार, दवामी या इस्तमरारी और दवामी काश्तकार से है। अगली परिभाषा है पट्टा। पट्टा के अंतर्गत जब उसका संबंध खानों या खनिज पदार्थों से हो, सिकनी पट्टा, अन्वेषण पट्टा और पट्टा देने या सिकनी उठाने के अनुबंध भी हैं और पट्टेदार की व्याख्या तदनुसार की जाएगी। अगली परिभाषा है डिक्री। डिक्री का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अधिनियम संख्या 5 सन 1908 की धारा 2 में इसके लिए समनुदेशित है। अगली परिभाषा है राज्य सरकार। राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है। अगली परिभाषा है केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार का अर्थ होगा जो साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 में इसके लिए समनुदेशित है। मिन जुमला संख्या का तात्पर्य सैद्धांतिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुज भाग को इंगित करने वाली सजरा संख्या से है। मिन जुमला संख्या की परिभाषा का तात्पर्य है सैद्धांतिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुज भाग को इंगित करने वाली सजरा संख्या से है। अर्थात खसरा संख्या। सजरा संख्या का दूसरा नाम खसरा संख्या हो सकता है।